बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पहले तो ये बात जान लीजिए कि हमास ने जवाबी कार्रवाई की है इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़, और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के जनूबी ज़िले में साहिली शहर अस्कलान को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। और इन रॉकेट हमलों में इसराइल की तेल पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी भी तबाह हो गई है। इस वक्त ये मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा कितना पुराना है और इस वक्त बैतुल मक़दस में क्या हो रहा है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते चलें कि सनती शहर हालून में भी रॉकेट हमलों में टीवी स्टेशन की इमारत तबाह हुई। हमास के हमलों में 2 इसराइली हलाक होने की खबर आ चुकी है और इत्तलात ये हैं कि कई शहरों में हंगामे और कशीदगी के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को नज़र आतिश भी कर दिया गया है। हमास ने तल अबीब पर मज़ीद 200 रॉकेट दागे हैं, जिससे तल अबीब में हिफाजती अलार्म भी बज उठे। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर की जाने वाली बिला जवाज़ फ़ज़ाई बमबारी के नतीजे में अब तक 35 अफराद शहीद हुए हैं और 220 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मंगल की शब को इसराइली फ़ौज ने 12 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया था और ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। और उसके बाद जब हमास की जानिब से 130 रॉकेट दागे गए, बाद में ये बात भी सामने आई कि 200 रॉकेट दागे गए हैं, यानी वक्तन फ़वक्तन ये तनाज़ा तब्दील होता चला गया। अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये बात तो वाज़ेह है कि इसराइली जंगी हथियारों की जानिब से भी गज़ा में हमलों का सिलसिला बुध को भी जारी रहा और फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 3 दिन में इन हमलों में कम से कम 35 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ख़ातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली तैयारों की जानिब से गज़ा पर बमबारी का सिलसिला 3 दिन से जारी है और ये आम सिलसिला नहीं है। फ़लस्तीनी रेस्क्यू एहलकार मंगल की शब इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले 12 मंजिला हनादी टावर के मलबे का जायज़ा भी लेते रहे ताकि मालूम हो सके कि कितना नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब अगर इसराइल पर बात करें, हमलों की बात करें, तो इसराइल के शहर अश्केलोन के करीब वाक़े तेल की तनसीबात जिन पर गुज़श्ता रोज़ रॉकेट गिरा था, उनमें भी आग लग गई थी। और इसराइल के शहर लुद में मकामी अफराद तबाह होने वाले एक कनीसा से मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होने वाले सामान को वो बचाते हुए गुजर रहे थे कि दोबारा उन पर हमला किया गया था। अश्केलोन के ऊपर गज़ा से दागे जाने वाले रॉकेटों को तबाह होते भी देखा जा सकता है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी की बदौलत मुल्क पर चलाए गए तकरीबन 90% जो रॉकेट्स होते हैं उनको तबाह कर दिया जाता है, लेकिन जो 10% रॉकेट गिरे हैं उन्होंने भी इसराइल में तबाही फैला दी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ईरान, फ़लस्तीन, मिस्र, शाम या दीगर इस्लामी ममालिक मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे तो कोई भी इनको पूछने वाला नहीं होगा। बैतुल मक़दस में होने वाली हालिया झड़पों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने के बाद इस खित्ते में तनाज़ा उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब पीर को हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए और जवाब में गज़ा पर इसराइली हमलों में 9 बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़या कब और कैसे शुरू हुआ, ये मसला कब और कैसे शुरू हुआ। ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कई दहाइयों पर फैली हुई हैं। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया और इस वक्त यहाँ पर एक अरब अक्सरियत में जबकि यहूदी अक़लियत में थे। दोनों बरादरियों में तनाव उस वक्त बढ़ने लगा जब आलमी बरादरी ने बरतानिया की ज़िम्मेदारी लगाई कि वह यहूदी कम्यूनिटी के लिए फ़लस्तीन में कौमी घर की तश्कील करें। यहूदियों के नज़दीक ये इनका आबाई घर था, मगर अक्सरियत में मौजूद फ़लस्तीनी अरबों ने इस इक़दाम की मुखालिफत की थी। 1920 की दहाई से लेकर 1940 की दहाई के दौरान यहाँ आने वाले यहूदियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। उनमें से कुछ दूसरी जंग अज़ीम में यूरोप से होलोकास्ट से बच कर आए थे, मगर इस दौरान यहूदियों और अरबों के दरमियान और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने लगे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। इस तजवीज़ को यहूदी रहनुमाओं ने तस्लीम कर लिया, जबकि अरबों ने बकसरत इसे मुस्तरद कर दिया था और इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। सन 1948 में बरतानवी हुक्मरान ये मसला हल किए बगैर ही ये खित्ता छोड़कर चले गए। उधर यहूदी रहनुमाओं ने इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया।
बहुत से फ़लस्तीनियों ने इसकी मुखालफत की और फिर जंग छिड़ गई। हमसाया अरब ममालिक की फ़ौजों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस वाक़े को अल-नुकबा यानी तबाही के नाम से याद किया जाता है। अगले बरस जंग बंदी का ऐलान हुआ तो इसराइल ने ज़्यादातर खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया था। उर्दन ने जो खित्ता हासिल किया उसे वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन कहते हैं और मिस्र ने गज़ा की पट्टी संभाल ली। बैतुल मक़दस के मगरबी हिस्से को इसराइली फोर्सेस ने संभाल लिया, जबकि उर्दन की फ़ौज ने मशरिक़ का कंट्रोल ले लिया। क्योंकि यहाँ पर अमन मुआहदा नहीं हुआ, इसलिए हर फरीक ने अपने मुखालिफ पर इल्ज़ाम धरा और मज़ीद जंगें भी हुईं और कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। अब सवाल पैदा होता है कि आज का नक्शा क्या है। 1967 में एक और जंग में इसराइल ने मशरकी बैतुल मक़दस और गरब उर्दन के साथ साथ शाम में गोलान की पहाड़ियों, गज़ा की पट्टी और मिस्र में आबनाए सीना पर भी कब्जा कर लिया। ज़्यादातर फ़लस्तीनी जो अब पनागुज़ीन बन चुके थे या उनकी आने वाली नस्लें अब गज़ा की पट्टी और गरब उर्दन में रहते हैं, उनके बहुत से फ़लस्तीनी रिश्तेदार उर्दन, शाम और लबनान में मुकीम हैं। ना पनागुज़ीनों को और ना ही उनकी नस्लों को इसराइल ने अपने घरों को लौटने की इजाज़त दी। इसराइल का कहना है कि ऐसा करना उनके मुल्क के लिए बहुत भारी साबित होगा और उनकी रियासत को बतौर एक यहूदी रियासत खतरा होगा। इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मक़दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। अमरीका इन चंद ममालिक में से एक है जो इसराइली दावे को तस्लीम करता है। गुज़श्ता 50 सालों में इसराइल ने यहाँ आबादियाँ बना ली हैं जहाँ 6 लाख यहूदी रहते हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक गैर कानूनी है और अमन की राह में रुकावट हैं, जबकि इसराइल इसे मुस्तरद कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तनाज़ा किस सूरत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त क्या हो रहा है। मशरकी बैतुल मक़दस, गज़ा की पट्टी और गरब उर्दन में रहने वाले इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाव हमेशा ही रहता है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है और इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचे। गज़ा और गरब उर्दन में रहने वाले फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली पाबंदियाँ और कार्रवाइयाँ इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करती हैं। इसराइल कहता है कि वो तो सिर्फ खुद को फ़लस्तीनी तशद्दुद से बचा रहे हैं। रवां बरस माह रमज़ान के आगाज़ से ही यहाँ सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को मशरकी बैतुल मक़दस में उनके घरों से बेदखल किए जाने के बाद से फ़लस्तीनियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ऐसे मुतअद्दिद मामलात हैं जिन पर फ़लस्तीनी और इसराइली इत्तेफ़ाक नहीं करते। इनमें ये सवालात हैं कि फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों का क्या होगा, गरब उर्दन में यहूदी बस्तियाँ रहेंगी या नहीं, क्या दोनों फ़रीक बैतुल मक़दस में इकट्ठे रह सकते हैं, और शायद सबसे मुश्किल ये कि क्या इसराइल के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए। गुज़श्ता 25 सालों में अमन मुज़ाकरात वक्तन फ़वक्तन होते रहे हैं, मगर मामलात हल नहीं हो सके। अब सवाल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का वाज़ेह तौर पर हल यही है कि इसराइल को उसके वजूद के साथ तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीन को उसके हुकूक के साथ और उसके वजूद के साथ तस्लीम किया जाए, लेकिन आपसी जंगबंदी को ख़त्म किया जाए और बैतुल मक़दस को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ही हवाले किया जाए, क्योंकि बैतुल मक़दस दर हकीकत मुसलमानों का ही है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इस पर कोई किसी किस्म की जंग झड़प नहीं होनी चाहिए, लेकिन तागूती क़ुव्वतें अपने मकासद को हासिल करने के लिए हमेशा जंग की कायल रही हैं और जंग करवाने पर मुसर रही हैं।